हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरु पे। तो आइए हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपना जो फिजिक्स एनसीईआरटी हम लोग जहाँ पे छोड़े थे वहाँ से आगे, यानी क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोगों ने कवर कर लिया था। क्लास 7 की एनसीईआरटी में भी जो साइंस का एनसीईआरटी था उसमें से भी हम लोग अधिकतर चीज़ को कवर कर लिए थे। आज क्लास 7 के भी एनसीईआरटी में जो भी फिजिक्स की से टॉपिक हैं रिलेटेड उसको हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें और यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। अब ये सारी चीज़ें आपको अब यहाँ पे देख के हबड़ेगा मत, क्योंकि आपको पता भी होगा क्लास 6-7 में क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको हेडिंग देगा, थोड़ा सा उसको समझाएगा, आपके दिमाग को थोड़ा सा खोलने का काम करेगा। जैसे जैसे अगली अगली क्लासों में आप चलते जाएंगे वहाँ पे और ब्रॉड होता जाएगा, विस्तृत होता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा, तो वो सारी चीज़ें और रिलेट होकर आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे आप 8 में जाएंगे, 9 क्लास की एनसीईआरटी, 10th में की जो 10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो और आपका एक्सपेंड हो जाएगा ज्ञान। तो यहाँ से हम लोग जो सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ें हैं, जो छोटी चीज़ें हैं जिसको अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं उसको उठाते, नहीं पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो उसको हम लोगों को पढ़ना है। तो जल्द से जल्द सभी ग्रुप में शेयर कीजिए और आ जाइए ताकि हम लोग चलें, स्टार्ट करें जल्द से जल्द सेशन को अपने। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए सभी लोग। चलिए चलते हैं हम लोग। तो जैसे आपको दिया हुआ है विद्युत। तो विद्युत जो है इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो विद्युत उत्पन्न होता है, विद्युत का जो कार्य है, तो या तो विद्युत एक तो परमाणु भट्टी से कार्बन का इमिशन होता है उसके द्वारा, कोयले से, दूसरा बैटरी से, तीसरा नवीकरणीय जो ऊर्जा है जैसे पवन चक्की हो गया, सौर सेल हो गया, इससे विद्युत का उत्पादन होता है। टरबाइन आपको पता भी होगा, टरबाइन जो है उससे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब विद्युत के जो अवयव और प्रतीक क्या होता है, देखिए कहीं विद्युत सेल होगा तो इसके ये प्रतीक हो गया। इसमें क्या होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। विद्युत बल्ब का अगर कहीं पर दिया होता है तो फिजिक्स में विद्युत बल्ब को इस रजिस्टेंस से ऐसे, अगर ऐसे कहीं दिया हो तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, उसको बल्ब माना जाएगा। स्विच जैसे ऐसे तो स्विच होता है, लेकिन स्विच को कैसे दिया जाता है, ऐसे ऐसे दर्शाया जाता है। अब कहेंगे आज क्या आवश्यकता है, तो प्रश्न में जब देता है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जान लेंगे तो वहाँ पे आपको अगर चित्र डायरेक्टली दे रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये परिपथ में किस चीज़ की बात कर रहा है, अगर परिपथ कोई दे रहा है तो। ठीक है, ठीक वैसे स्विच ऑफ की स्थिति में ये होता है, यानी ये जो परिपथ है एक दूसरे से देखिए अलग है। वैसे बैटरी की अगर बात करें तो दो बैटरी अगर संयोजित किए गए हैं एक दूसरे से तो देखिए एक दूसरे से कैसे संयोजित हैं। वैसे संयोजित तार है जो एक दूसरे से तारों को जोड़ा गया है, तो उसके लिए यह चित्र है। ठीक है, अब चेतावनी क्या है कि विद्युत मेंस से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी न छुए, यानी विद्युत मेंस से जो तार जोड़ा गया है उसमें मुख्य रूप से जो दीप्त विद्युत बल्ब है, यानी जलता हुआ जो विद्युत बल्ब है, उसको न छुए। ऐसा क्यों, यह इससे अत्यधिक तप हो जाएगा और आपका हाथ भी क्या हो सकता है, जल सकता है। जैसे पहले आता था बड़ा वाला जैसे 200 वाट का जो बल्ब आता था, उसमें आप देखेंगे उसको अगर आप डायरेक्टली हाथ से जाएंगे टच करने के लिए, ज़्यादा देर से अगर वो जल रहा हो तो आपका हाथ क्या हो सकता है, जल भी सकता है। ठीक है, विद्युत मेंस या विद्युत जनरेटर हो गया, जनित्र जो हो गया, या इन्वर्टर हो गया, इसकी विद्युत आपूर्ति से कभी छेड़छाड़ी न करें, सप्लाई से। क्यों, क्योंकि आपके विद्युत आघात लग सकता है, विद्युत के झटके लग सकते हैं और यह बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे देखिए, आगे हम लोग इस चीज़ में पढ़ेंगे इसमें कि विद्युत धारा का क्या कोई तापी प्रभाव भी होता है। विद्युत धारा का तापी प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए खासकर जब ठंडी के दिन आती हैं, ठंडी के दिन जब आता है, या ठंड प्रदेश जो है जैसे यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उधर साइड, उसमें ध्रुवीय पवनें चलती रहती हैं, या पछुआ जो पवनें चलती रहती हैं, तो ठंड ज़्यादा आता है उसके कारण। तो जहाँ पे अभी ठंडी के दिन है तो वहाँ पे क्या होता है, हीटर्स वगैरह का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, अब हीटर को देखे होंगे, हीटर में जो संयंत्र हीटर जो है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में उसका परिवर्तन कर रहा है। मतलब कि वो विद्युत ऊर्जा से सीधे किस में परिवर्तित हो जा रहा है, उष्मीय ऊर्जा में। देखे होंगे जो घर को जो हीटर होता है वो क्या करता है, हीट करता है। या एक ऐसे भी हीटर आप देखे होंगे जिसपे पहले लोग भोजन भी पकाते थे, या भोजन अब भी हीटर में पकाया जाता है, हीटर के ऊपर। ठीक है, तो ये सब क्या है, विद्युत धारा के तापी प्रभाव। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का तापी प्रभाव क्या है। तो देखिए जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है। तो क्या यह सभी तारों में होता है, क्या यह सभी तारों में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ स्पेशल तार जैसे नाइक्रोम के तार हो गए, उन तारों में, या टंगस्टन के तार हो गए,
इन धातु के यानी नाइक्रोम धातु का अगर कोई तार है या टंगस्टन धातु का अगर तार है तो उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके रेजिस्टेंस में, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे होते हैं ऐसे ऐसे स्प्रिंग के जैसे, तो रेजिस्टेंस बिल्कुल पास पास है। तो अगर विद्युत धारा आ रही है तो अचानक आके जब यहाँ पे रुकेगी तो क्या करेगी, बार बार जब तो उसको फोर्स लगेगा तो यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करेगी। क्या करेगी, ऊष्मा उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो वही कहा गया है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है, और तप्त होने पर विद्युत धारा का, उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब हो गया कि जब इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है किसी परिपथ में, किसी तार में, तो किसी तार या किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने से होता क्या है, अगर वह रेड हो जाता है, रक्त तप्त हो जाता है, जैसे लोहा देखे होंगे आप, लोहा में देखेंगे कि जब ज्यादा उसको ऊष्मा मिल जाए, टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर पर अगर उसको रखा जाता है तो वो रक्त तप्त हो जाता है ना, बहुत ज्यादा लाल हो जाता है, और जब बहुत ज्यादा लाल हो जाता है तो उसको विभिन्न आकृतियों में उसको ढाला जा सकता है। ठीक, जब कोई तार विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है किसी तार में तो क्या हो जाता है, लेकिन क्या यह सभी तारों में होता है, समय नहीं, स्पेशली जैसे मैंने बताया कि नाइक्रोम धातु के तार जो है, या फिर से आप देख सकते हैं टंगस्टन का जो है, इससे, तो इससे जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसमें इन तारों में जो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। आया समझ में? आगे देखिए, तो कह रहा है कि क्या ऐसे विद्युत संयंत्र का आप नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो मैंने बताया वो तार की कुंडली, विद्युत तापन अथवा केवल अवयव एलिमेंट कहते हैं उसको। ठीक, तो इसी में जैसे आप ये देख रहे हैं हीटर, तो हीटर में जो ये तार होता है जो ऊष्मा देता है वो कौन सा तार होता है, तो ये इसमें तार होते हैं, किसके जुड़े होते हैं, नाइक्रोम के। विद्युत हीटर में किसके तार जुड़े होते हैं, नाइक्रोम के तार जुड़े होते हैं। ठीक, आगे चलिए, आगे अगर हम चलें तो किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम क्या होता है, तो उस तार के पदार्थ यानी धातु जिससे वो बना है उसकी लंबाई तथा उसकी मोटाई पर निर्भर करता है। मतलब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह उस तार में कितना हीट उत्पन्न होगा, कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, उस तार के मुख्य रूप से किस पर, दो चीजों पर डिपेंडेबल होता है। एक उस तार की लंबाई, लेंथ कितनी है, और दूसरा चीज कि उसकी मोटाई कितनी है। इन दो चीजों पर डिपेंडेबल करता है कि वह तार जो है कितना तप्त होगा, यानी कितना उसमें से हीट जो है वो क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम जो है वो तार के पदार्थ यानी जिस पदार्थ से वो बना हुआ है वह, दूसरा चीज की उसकी लंबाई, और तीसरा चीज उसकी मोटाई, इन तीन चीजों पे डिपेंडेबल होती है, निर्भर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। फिर आगे अगर हम देखें तो विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाला जो तार होता है, संयोजी जो तार जिसको कहा जाता है, जो परिपथ को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है जिसका, वो सामान्यतः कैसे होता है, तो सामान्यतः वो गर्म नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर गर्म रहेंगे तो उनको पिघलने का या टूटने का विद्युत परिपथ से क्या होगा, ज्यादा चांस रहेगा। तो ज्यादा चांस रहेगा तो क्या होगा, विद्युत धारा रुक जाएगी, प्रवाहित होना रुक जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। वैसे विद्युत बल्ब में देखा जाए, देखिए ये विद्युत बल्ब है। अब विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है जिसको तंतु कहा जाता है, यह फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका, टंगस्टन धातु का बना होता है, ये याद रखिएगा। तो विद्युत बल्ब के तंतु में क्या होता है, उच्च ताप तक तप्त हो जाता है कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देता है। यानी विद्युत बल्ब में जो तंतु लगा होता है, जो फिलामेंट लगा होता है, वह प्रकाश कैसे देता है, यानी उससे लाइट कैसे निकलती है, प्रकाश कैसे आता है, उसका कारण यही है कि ये तंतु में जो, जैसे टंगस्टन धातु का मैंने बताया, टंगस्टन धातु का तार लगा होता है। तो टंगस्टन धातु का जो तार लगा होता है वो क्या करता है, उस तार लगने के कारण इसमें उच्च ताप तक ये चला जाता है। जब उच्च ताप तक जाता है तो ज्यादा रक्त तप्त हो जाता है। अब जब ज्यादा रक्त तप्त हो जाता है तो क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी प्रकाश देने लगता है। ठीक है, अब वही यहाँ पे अभी पीछे हम लोग देखे हीटर में, जिसको अंगीठी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, हिंदी में अंगीठी भी कहा जाता है। तो उसमें हम लोग देख रहे थे कौन सा तार लगा हुआ था, नाइक्रोम धातु का तार लगा हुआ था, इसमें टंगस्टन धातु का तार लगा होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें जब दीप्त होने लगता है, यही तप्त होके तो क्या हो जाता है, प्रकाश देना आरंभ कर देता है। और जब केवल उच्च ताप तक तप्त होता है तो क्या देता है, हीट देता है। ठीक है, तो वो तब आप पूछेंगे जब ये प्रकाश क्या देता है तो क्या हीट नहीं होता है, प्रकाश देता है तब भी क्या होता है, हीट होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। आगे देखिए,
यदि किसी तार के बड़े परिमाण की अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि पिघलकर टूट भी सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा का इसमें प्रवाह हो जाए और हीट ज़्यादा हो जाए, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बहुत ज़्यादा अगर तप्त हो जा रहा है तार, तो उसमें पिघलकर टूटने की भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक, अगर आगे देखें हम लोग तो क्या कहा कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों का प्रायः उपयोग होता है, लेकिन उष्मा भी क्या करता है, साथ साथ देता है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें केवल ये नहीं कि रक्त तप्त होके केवल लाइट ही देगा, लाइट के साथ साथ क्या देगा, हीट भी देगा। ठीक है, हीट भी देगा, उष्मा भी देगा। ठीक, तो क्या कहा जा सकता है कि विद्युत का एक भाग उष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है और कुछ भाग जो है प्रकाश उत्पन्न करने में व्यय होता है। ठीक, तो इससे क्या होती है, विद्युत की ह्रास होती है, क्षति होती है। अब देखिए, प्रतिदीप्त जो नलिकाएं होती हैं, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट होता है तथा जो संवहन प्रतिदीप्त लैंप हो गए, जैसे सीएफएल हो गए, एलईडी हो गया, इनसे 72 दक्ष प्रकाश स्रोत जो है निकलते हैं। तो आजकल इन्हीं का प्रयोग किया जाएगा। यह मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, डायोड के बने होते हैं। तो जो एलईडी बल्ब्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, डायोड के बने होते हैं। इसका उपयोग आजकल ज़्यादा हो रहा है। इसका कारण यह है कि विद्युत ऊर्जा का जो ये क्षति हो रहा था हीट के रूप में, यानी प्रकाश के साथ साथ क्या हो रहा था, इसमें हीट भी निकल रहा था, तो हीट के रूप में इसका क्या हो रहा था, इसका एक भाग जो है ह्रास हो रहा था, एक भाग का। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, विद्युत ऊर्जा को बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, एलईडी का, जो कि किसका बना हुआ है, डायोड्स का बना होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आगे अगर चला जाए तो आगे क्या है कि ऐसे विद्युत साधित्र तथा गैजेट का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हो। जैसे अगर देखा जाए यह कौन देता है, जो बिल्कुल जो विद्युत के दक्ष हो, कौन सलाह देता है, तो उसके लिए है भारतीय मानक ब्यूरो, जो नई दिल्ली जो है, यह क्या करता है, जितने भी इलेक्ट्रिक जो बल्ब्स होते हैं, एलईडीज वगैरह हो गए, उनको मुक्त मान्यता देना या मानक चिन्ह प्रदान करने का काम कौन करता है, भारतीय मानक ब्यूरो, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आगे अगर देखें हम लोग तो जो प्रतिदीप्त नालिकाएं होती हैं, जैसे सीएफएल्स हो गए, उसमें क्या भरा रहता है, तो पारे का वाष्प होता है, और पारा का सूत्र क्या होता है, Hg होता है, मरकरी। अच्छा, ये है क्या, तो जो ये मरकरी है, जो पारा है, यह मुख्य रूप से है धातु। क्या है, धातु। और एक यही ऐसा एक धातु है, एकमात्र धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी जितने भी धातु हैं वो या तो कठोर हैं या तो नरम है। कुछ नरम है, कुछ नरम का मतलब जैसे आप देखेंगे लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को, ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जो कठोर अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। बाकी अनदर जितनी भी आप धातु देखेंगे, एक गैलियम और सीजियम को छोड़ दिया जाए, किसको, गैलियम और सीजियम, इन दोनों को भी छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी धातुएं हैं वह सबके सब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधातु की अगर बात करेंगे तो अधातु में कौन, ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी अधातुएं या तो गैस अवस्था में या तो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो इस सीएफएल में क्या भरा होता है, पारे का वाष्प भरा हुआ होता है। ठीक, आगे चलिए। आगे अगर देखें तो क्या कह रहा है कि कुछ विशेष पदार्थों के बने जो तार होते हैं, उन तारों में जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब ये शीघ्र ही क्या हो जाते हैं, पिघलकर टूट जाते हैं। जैसे देखे होंगे आप लोग, घरों में क्या लगा होता है, फ्यूज तार लगा होता है, फ्यूज तार लगा होता है घरों में। ऐसा क्यों, क्या कारण है लगाया जाता है, और ऐसा आपने बिल्कुल ही देखा होगा अपने घरों में। आजकल तो मुख्य रूप से इस चीज का प्रयोग किया जा रहा है। आप देखे होंगे इसका, आजकल तो इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इसका भी किया जा रहा है। और यह मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, अभी मैं बताता हूँ। जो ये फ्यूज मुख्य रूप से लगे होते हैं, इसका कारण क्या है और क्यों लगे होते हैं, तो इससे अगर देखा जाएगा तो घरों में जो विद्युत परिपथ होते हैं, घरों में जो विद्युत परिपथ होते हैं, अगर हाई वोल्टेज आ गया या इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है या विद्युत धारा जो है उसका प्रवाह तीव्र हो गया, तो अचानक जब तीव्र विद्युत धारा आएगी या हाई वोल्टेज की विद्युत धारा आएगी, तो विभवांतर का अगर विद्युत आ रहा है तो क्या होगा, जो घरों में जितने भी विद्युत परिपथ लगे होंगे वो सब क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। हो सकता है कि घर में आग भी लग जाए, तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, इस विद्युत फ्यूज जो तार है उसका प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलेंगे कैसे, कि इसमें जो है बहुत पतला तार का उपयोग किया जाता है, ताकि यह जैसे ही उच्च तप्त हो यानी ज़्यादा वोल्टेज आए,
या ज़्यादा मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो विद्युत धारा का अगर प्रवाह हो तो ये क्या हो जाता है, यह गल जाता है और गल कर क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे ही टूट जाता है तो क्या होता है, घरों में जो विद्युत प्रवाहित होती है उसका प्रवाह रुक जाता है, और जैसे ही घरों में विद्युत प्रवाह रुक जाता है वैसे क्या होता है, जो विद्युत उपकरण होते हैं उनको आसानी से बचाया जा सकता है या आग लगने से बच सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इस विद्युत फ्यूज में मोटा सा तार, बार बार अगर फ्यूज उड़ जा रहा है तो क्या करते हैं, वह इसका चेकअप नहीं करेंगे किस जगह पे प्रॉब्लम है, बल्कि मोटा सा तार लेंगे और उसको इसमें मुख्य रूप से क्या करेंगे, तो मोटे से तार को लेके और इसमें लगा देंगे ताकि अब फ्यूज उड़वे नहीं करेगा। नहीं उड़ेगा, उसके चलते क्या होगा, तो उसके चलते होगा कि जब हाई वोल्टेज या विद्युत धारा का प्रवाह जब तीव्र होगा अचानक, तो घरों में जितने भी परिपथ लगे होंगे, इलेक्ट्रिक जो परिपथ होंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। तो ये सब दिक्कतें होती हैं। तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको देखना चाहिए इसमें कि अधिक विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो क्या होता है, शीघ्र पिघल कर टूट जाता है, मैंने बताया ही। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। इन तारों का विद्युत परिपथ में क्या होता है, अधिक विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित होता है वैसे ही तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाता है और ऐसा टूट फूट कर तारों के विद्युत रोधन का मुख्य रूप से काम करते हैं सब। आगे देखिए, आजकल इस फ्यूज के स्थान पे क्या किया जा रहा है, एमसीबी का प्रयोग किया जा रहा है, लघु परिपथ विच्छेदकों का। और उससे थोड़ा सा बेटर है, बेटर इसलिए है कि वहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को अगर इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो वो अचानक वो जैसे उच्च इसमें गलनांक केवल होता था फ्यूज में, उच्च गलनांक होने के कारण अगर ताप ज़्यादा हो, हीट ज़्यादा हो, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट है उसका प्रवाह जब ज़्यादा होता था या वोल्टेज ज़्यादा होती थी तो उसका उच्च गलनांक होने के कारण ये जो विद्युत तार है ये गल जाता था और इसमें विद्युत परिपथ का जो है आवागमन जो है रुक जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसमें एक चीज़ तो ये है कि जो ये लगाया जाता है, एमसीबी जो लगाया जाता है, अगर कहीं पे करंट प्रवाहित हो रहा है और करंट प्रवाहित हो रहा है इसके प्रति एंटी करंट के रूप में अगर कोई कार्य कर रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, तुरंत ही गिर जाता है और इससे सुरक्षा ज़्यादा मात्रा में की जा सकती है। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ठीक, तो आईएसआई द्वारा चिन्ह दिया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, मैंने बताया ही। तो आजकल इसका भी प्रयोग किया जा रहा है घरों में विद्युत परिपथों को बचाने के लिए या मुख्य रूप से विद्युत धारा की सुरक्षा से जब अधिक हो जाता है उसको बचाने के लिए। आगे अगर चले, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है। जैसे हम लोग चुंबक जब पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे चुंबक दो तरह का होता है। एक चुंबक जो होता है प्राकृतिक चुंबक, और प्राकृतिक चुंबक में हम लोग देखे थे कि प्राकृतिक चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही घुमा रहता है सदैव। ऐसा कारण क्या है, ऐसा कारण यही है कि पृथ्वी जो है यानी पृथ्वी का जो दोनों ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, वह किस तरह से कार्य करता है, वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो उसको अपनी ओर क्या करता है, आप हम लोग पढ़े थे क्या कि जो चुंबक है अगर दोनों ध्रुव अगर एक समान है, यह नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया, यह भी नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया, अगर पोल एक समान है तो क्या करेगा, एक दूसरे को विच्छेदित करेगा, यानी आकर्षित नहीं करेगा बल्कि हटाएगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। लेकिन अगर इनका पोल बदल दिया जाए, यानी अगर इनका पोल अलग अलग हो, अगर देखा जाए जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे हम ले लें साउथ और यहाँ पे नॉर्थ ले लें और यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, तब ये क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित कर देता है। ठीक, यही प्रक्रिया होती है। यही कारण जो चुंबकीय सुई था, हम लोग पढ़े थे चुंबकीय सुई क्या है, चुंबकीय सुई सदैव किस दिशा में, तो चुंबकीय सुई सदैव किस दिशा में, तो उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ, इस दिशा में क्या कर रहता है, इसी यही कारण है कि हमेशा रहता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि विद्युत धारा से कैसे चुंबकीय प्रभाव यानी विद्युत धारा से कैसे चुंबक का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है और ये इसका प्रयोग आजकल ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो देखे होंगे एक युक्ति है जिसका नाम है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर करता क्या है, जो विद्युत धारा होती है, विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको चेंज कर देता है, बदल देता है, रूपांतरित कर देता है, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है। ठीक है, तो इसके चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, ये याद रखिएगा, हैंस क्रिश्चियन आस्टेंड ने। किसने, हैंस क्रिश्चियन आस्टेंड के द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, हैंस क्रिश्चियन आस्टेंड नामक वैज्ञानिक ने यह इसको खोजा था। अब यह कैसे खोज हुआ था, तो देखा कि जब कोई सर्किट था, कोई विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाती थी किसी परिपथ में, तो किसी परिपथ में विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित किया और वहाँ उसके पास जब चुंबकीय सुई को रखा तो वह चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती थी, तो उसमें विक्षोभ हो जाता था, विक्षोभ हो जाता था। तब इसको आश्चर्य हुआ और
आश्चर्य हुआ तो इसको लगा जैसे इससे पहले चुंबक की खोज तो हो चुकी थी, तो चुंबक में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पोल सेम होता है वो क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है, यानी विक्षेपित मतलब उससे विकर्षित हो जाता है, हट जाता है, दूर भागता है। तो देखा कि जब यहाँ पे मान लीजिए कि ये परिपथ है और यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा जा रही है, यहाँ चुंबकीय सुई रख रहा है, तो विद्युत धारा जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तभी तो इस चुंबकीय सुई को ये दिशा को विक्षेपित कर रहा है, सीधी सीधी बात है। तब इसने कहा, तब इसने खोज किया किसका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का। किसने किया था, हैंस क्रिश्चियन आस्टेंड ने, याद रखिएगा हैंस क्रिश्चियन आस्टेंड के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो देखा गया कि किसी तार से विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो वह तार भी किस भांति व्यवहार करता है, चुंबक की भांति क्या करता है, मैग्नेट की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। यानी जब कोई तार विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबक की तरह व्यवहार करने लगे तो उसे कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, और जैसे जो कृत्रिम जो चुंबक होते हैं उनके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में भी किया जाता है। जितने भी कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं उनका प्रयोग इसी में किया जाता है। अब आप देखेंगे कि जो कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक से, वह उसका प्रयोग क्या है और किस किस मतलब क्षेत्र में उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको मैंने बताया अभी विद्युत चुंबक को। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक परिपथ है, ठीक है, विद्युत परिपथ है और विद्युत परिपथ में एक कील रख दिया गया है और कील में यह परिपथ लाके इसकी तार को, रेजिस्टेंस को लगा दिया गया है। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रवाहित किया जा रहा है तो इसमें जैसे विद्युत परिपथ में एक इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है तो इसके चारों ओर क्षेत्र को, ठीक है, आगे आप 10 में जाएंगे तो पढ़ेंगे, 10 का जो एनसीईआरटी है उसमें आप जाएंगे तो पढ़ेंगे, मैक्सवेल का जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, और फैराडे का जब नियम पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे इस चारों ओर जो इसका क्षेत्र है, इस सभी क्षेत्र में क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और चुंबक के भांति क्या करने लगेगा, व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यूज कहाँ किया जाता है। तो कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए, कोई अपशिष्ट पदार्थ है उनको पृथक करना हो तो वहां पे। फिर से डॉक्टर जब दुर्घटनावश आंख में गिरे हुए चुंबक पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालते हैं तो इन्हीं का प्रयोग करते हैं। यानी किसी के आंख में, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर कार्य करते हैं लोग, तो आंखों में अगर छोटे टुकड़े अगर लोहे या ये पदार्थों, चुंबकीय पदार्थों का पड़ जाता है तो इसी जो विद्युत चुंबक होते हैं इन्हीं का प्रयोग करके डॉक्टर भी क्या करते हैं, उन कणों को निकालने का काम करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका यूज है। और यह है विद्युत घंटी। आप जानते होंगे कि ये घंटी जैसे क्लास रूम्स होते हैं, जैसे स्कूल होता है, मान लीजिए विद्यालय है, विद्यालय में क्या लगा होता है, धातु के प्लेट का। और आपको पता है कि धातु जो है, अगर धातु से धातु को टकराया जाए तो क्या होता है, आघातवर्ध होता है, आघातवर्ध होता है। ठीक है, और क्या करता है, ध्वनि ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है, ध्वनि इसमें ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यह इलेक्ट्रिक रूप से, ये बैटरी लगी हुई है और इलेक्ट्रिक रूप से जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रवाहित होता है, यह लगा हुआ जो लोहे का जो परिपथ में लगा हुआ है स्टैंड, यह क्या करता है, यह मुख्य रूप से यह लगा हुआ जो लोहे धातु का, आयरन धातु का जो लगा हुआ यह वस्तु है, इस पे टकराता है। और जब टकराता है तो इसमें क्या होती है, आवृत्ति उत्पन्न होती है, यानी कंपन उत्पन्न होता है। और जैसे ही कंपन उत्पन्न होता है यह क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विद्युत घंटी यही एक परिपथ है जो इलेक्ट्रिक मुख्य रूप से, यानी यही घंटी है, बस घंटी के आगे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लग गया है तो इलेक्ट्रिक से चल रहा है, इसलिए विद्युत घंटी इसको कहा जा रहा है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। आगे देखिए प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश हम लोग पढ़े भी थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। और कैसा तरंग है, तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुप्रस्थ तरंग होने के कारण ही वह कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। चाल की अगर बात किया जाए तो चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यह इसका चाल है। अब आप पूछेंगे कि जो प्रकाश का चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो आप देखेंगे कि यह अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष प्रकाश आता कहाँ है, प्रकाश की अगर बात करें कि प्रकाश आता कहाँ से, तो आप देखेंगे कि यह प्रकाश सूर्य से आता है। इसका स्रोत क्या है, सूर्य है। तो ये सूर्य से आता है। और सूर्य से प्रकाश जब आ रहा है, और आ रहा है मुख्य रूप से आपके पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे मान लीजिए हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, यहाँ पे आ रहा है,
तो यहाँ पे प्रकाश आ रहा है अगर, तो यह प्रकाश जैसे यहाँ पे आएगा तो बीच में क्या पड़ेगा, यहाँ से ऊपर तो पहले क्या पड़ेगा, तो ऊपर तो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, यह एटमॉस्फेयर है, गैसों का आवरण है। उसके बाद से इसके बीच वाला जो भाग है वो कौन सा भाग है, अंतरिक्ष है। अब अंतरिक्ष में आप जाएंगे तो यहाँ पे माध्यम तो है नहीं, यहाँ पे माध्यम जो है यह तो अनुपस्थित है। तो माध्यम अनुपस्थित है तो ये प्रकाश जब चलता है तो इसको चलने के लिए यानी गति करने के लिए किसी भी माध्यम की, यानी संचरण एक शब्द होता है, संचरण करने के लिए इसको किसी माध्यम की आवश्यकता, पहली चीज तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी यह ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकता है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या कहा जाता है, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहते हैं उसको। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। फिर हम देखेंगे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जैसे यह चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो दर्पण है समतल दर्पण है और यहाँ पे मोमबत्ती रखी गई है, देखिए ठीक वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो समतल दर्पण में ये याद रखिएगा, जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब माने वस्तु का जो टू कॉपी वहां पे अंदर बनता है, वह दर्पण में सीधा और बिंब के समान, बिंब मतलब होता क्या, वस्तु के समान, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण के सामने। ठीक है, तो बिंब के समान अमाप साइज का दिखाई देता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है और बिंब के समान बनता है। ठीक, आगे चलिए। गोली दर्पण, गोली दर्पण में देखेंगे तो गोली दर्पण दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक और आभासी दोनों तरह का बनता है। एक कंडीशन होता है जिसमें आभासी बनता है, बाकी सभी में वास्तविक बनता है। ये क्लास 10 में हम लोग जब चलेंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तृत रूप से दिया हुआ है, वहाँ विस्तृत पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे केवल जो चीज दिया है वही पढ़ेंगे हम लोग। तो दूसरा जो है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी बनता है। अब आप पूछेंगे क्यों आभासी सदैव बनता है, तो उसके कारण हम लोग क्लास 10 की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा क्यों मुख्य रूप से उत्तल दर्पण में आभासी बनता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, किसमें, उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यह जो प्रतिबिंब है देखिए, यह जो दर्पण है यह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, यानी जिसका तल क्या हुआ, धंसा हुआ हो, यानी जो धंसा हुआ तल हो वह परावर्तक हो, यहाँ से परिवर्तन हो, यहाँ पे कलई कर दिया गया है, बाहरी तल क्या हो गया, पेंटिंग कर दिया गया, तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और जिसका आंतरिक तल जो है वो पेंटिंग कर दिया गया हो और बाहरी जो तल है, बाहरी जो पृष्ठ है वो परावर्तक बना दिया गया हो, वह क्या होता है, वह होता है आपका उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखें तो जो पर्दे पे प्रतिबिंब बनता है वह उसको प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के, किसी वस्तु का प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है, एक या तो वास्तविक बनेगा, दूसरा या तो आभासी बनेगा। तो वास्तविक बनेगा मतलब कि वह पर्दे पे बन रहा है, और अगर वो पर्दे पे नहीं बन रहा है, ऐसे काल्पनिक हो रहा है, यानी कल्पना किया जा रहा है, इमेजिनेशन किया जा रहा है, तो वो होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब समतल दर्पण में जो हम लोग देख रहे थे, जो प्रतिबिंब प्राप्त किया जा रहा था वह कैसा था, वह आभासी प्रतिबिंब था। ठीक है, अवतल दर्पण में अगर हम देखें तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह बिंब से छोटा या बड़ा भी हो सकता है, वो उसकी दूरी पे निर्भर करता है कि वस्तु कहाँ पे है। ये हम लोग पूरा डिटेल्स क्लास 10 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां भी पढ़ेंगे। तो वस्तु कितना दूर है दर्पण से, इस पे डिपेंडेबल करता है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, अब वो वस्तु की दूरी पे डिपेंडेबल है। ठीक है, और प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बन सकता है। वास्तविक ही ज्यादा बनता है, आभासी तो एक ही कंडीशन है जो बनता है। ठीक है, वो हम बताएंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी जब पढ़ाएंगे तब। ठीक, अब इस अवतल दर्पण का उपयोग आप देखेंगे कहाँ पे किया जाता है, तो संभवतः जो डॉक्टर होते हैं, जैसे आंख के डॉक्टर या कान या नाक या गले का जब निरीक्षण करते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। खासकर जो दंत विशेषज्ञ होता है, डेंटलिस्ट होते हैं, वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं दांतों का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए। ठीक है, वैसे टार्च देखेंगे, कार या स्कूटर, यहाँ इसके आगे जो शीशा लगा होता है, दर्पण जो लगा होता है, वह भी कैसा होता है, अवतल दर्पण का ही होता है। तो टार्चों में या कारों में या स्कूटरों में जो दर्पण लगा होता है आगे की तरफ, वो कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, आगे चलिए। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण अभी हमने पढ़ाया कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। तो उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, और मुख्य रूप से क्यों अधिक क्षेत्र के दृश्य बना सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से, वस्तु मतलब बिंब से सदैव कैसा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है।
बिंब से सदैव छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दर्पण की बात मैं कर रहा हूँ, लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेंस आगे आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, तो ये चालकों के पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र वाहनों को देखने में किया जाता है। तो देखें ऑब्जेक्ट मिरर जो लगे होते हैं, ऑब्जेक्टिव मिरर जो लगे होते हैं व्हीकल्स में, जैसे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिरर लगा हुआ है व्हीकल्स का, और पीछे दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो मिरर दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे प्रयोग इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे अगर देखें लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब, लेंस क्या होता है, तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक है यह है उत्तल लेंस और यह है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस की विशेषता क्या है, तो जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों पे पतला होता है और मध्यम भाग इसका देखिए क्या है, मोटा है, तो मध्यम भाग मोटा होता है। वैसे अवतल लेंस की अगर बात करें तो अवतल लेंस जो मध्यम भाग होता है वो पतला होता है और जो किनारे होते हैं वो क्या होता है, मोटा होता है, चौड़ा होता है। ये दोनों में अंतर है मुख्य रूप से। तो यही मैंने बताया, उत्तल लेंस कहलाता है किनारों पर अपेक्षाकृत पतला होता है, ठीक, और जो किनारों पे पतला मोटा होता है वो क्या होता है, अवतल लेंस होता है। अब लेंस में दर्पण से थोड़ा सा ठीक उल्टा है, क्या कि लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह जैसे अवतल में वहां पे क्या बन रहा था, आभासी और वास्तविक, यहाँ पे उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी बन सकता है। ठीक, वहां पे उत्तल दर्पण में आभासी बन रहा था, लेकिन यहाँ पे अवतल लेंस में आभासी बनता है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो आगे देखिए, उत्तल लेंस पर पड़ने वाला जो आपतित प्रकाश को जो है अभिसरित कर देता है, यानी प्रकाश को क्या कर देता है, एक जगह पर लाके फोकसित कर देता है। देखिए ये उत्तल लेंस है, ये अलग अलग मार्ग से प्रकाश आ रहे हैं और इन प्रकाशों को क्या कर रहा है, एक जगह मिला दे रहा है, तो इसको अभिसरित किया जाता है। यानी इसीलिए अभिसरण जो मुख्य रूप से अभिसारी लेंस भी कहा जाता है इसको। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है किसको, उत्तल लेंस को। ठीक है, अगला देखिए, जो यह अवतल लेंस है, देखिए ये किरण आ रहा है, यहाँ से किरण आ रहा है और इसको क्या कर रहा है, दूर भेज दे रहा है। इसको क्या कर रहा है, दूर भेज दे रहा है। तो जब दूर भेज रहा है तो ये क्या कर रहा है, मुख्य रूप से यह प्रकाश को क्या कर रहा है, अपसारित कर रहा है, अपसारित कर रहा है। तो इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहता है किसको, अवतल लेंस को। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसका अध्ययन मैंने बताया है कि सदैव कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस द्वारा जो बनते हैं वो वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है। ठीक, आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश कैसा होता है, रंगीन होता है, कैसा होता है, तो इंद्रधनुष अगर आप देखे होंगे तो देखेंगे इंद्रधनुष में कितना रंग होता है, 7 रंग होते हैं। कौन कौन, लाल होता है, नारंगी होता है, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। ठीक है, तो ये सब क्लास 10th में आपको मिलेगा। यहाँ पे केवल इन्फॉर्मेशन है, क्लास 10th में आप चलेंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन रूप में पढ़ेंगे, पूरा विस्तृत रूप से जानकारी वहाँ पे मिलेगी। तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगन। अब बैगनी मुख्य रूप से ये क्या है, रंग है इंद्रधनुष के। अगर देखें इंद्रधनुष जैसे वर्ण यहाँ देख पाएंगे, अगर प्रिज्म है और प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को अगर आप डालिए तो सूर्य का श्वेत प्रकाश अगर पड़ता है प्रिज्म से, तो प्रिज्म क्या है, 3D पिक्चर्स होते हैं, तो यहाँ से सूर्य के प्रकाश को वर्ण विक्षेपित कर देता है। यानी इसमें जो वर्ण होता है, जो कलर होता है, उसको 7 रंगों में बांट देता है और 7 कलर 7 रंगों में बांटने की यह जो प्रक्रिया होती है उसी को वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। तो वर्ण विक्षेपण जब करता है तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से होता क्या है, यहाँ मुख्य रूप से क्या होता है, 7 वर्णों में बढ़ जाता है, जिससे जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है वो कितने वर्णों में बढ़ जाता है, 7 कलर में, तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ जाता है। VIBGYONOR। ठीक है, ठीक है, बैनी ऑफ फिनाला। ठीक है, VIBGYOR। ठीक, ये चीजें होती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आया होंगी। तो क्लास 7 की एनसीईआरटी में केवल इन्फॉर्मेशन था, इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन बताया। क्लास 10 की एनसीईआरटी में जब हम लोग पहुंचेंगे तो वहाँ पे ये चूंकि छोटी छोटी चीज़ें थी वहाँ पे, और इससे भी ये नहीं कि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से भी पूछा जाएगा। जैसे अभी पूछ दिया जाएगा कि दंत चिकित्सकों के द्वारा जो दांत को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें उठा सकता है एग्जाम में। ठीक है, 1 डे एग्जाम्स में खासकर ज़्यादा उठाने की संभावना होता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, तो फिर हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते जब पहुँचेंगे वहाँ पे तो और विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों इसलिए प्रयोग किया जाता है, क्यों दांत में ऐसे बड़ा प्रतिबिंब क्यों दिखा देता है, क्यों छोटा प्रतिबिंब दिखाता है, इस सारी चीज़ों के बारे में, क्यों आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्यों वास्तविक बनता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।